बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 की एग्जांपल्स। तो देखते हैं कि चैप्टर नंबर 14 की फर्स्ट एग्जांपल हमसे क्या इरशाद फरमाती है। A 20 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed in a uniform magnetic field of 0.30 Tesla. If the wire makes an angle of 40 degree with the direction of magnetic field, find the magnitude of force acting on a wire. कहता है कि अगर हमारे पास ये क्या है, ये एक अदद वायर है और इस वायर में से करंट आई फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। इस वायर की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। अब देखो 20 सेंटीमीटर है तो हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्योंकि हमें मीटर में चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइडेड बाय 100 करके करते हैं। तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.2 मीटर। तो लेंथ इसकी कितनी है? 0.2 मीटर। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि 0.30 टेस्ला है, वो हमारे पास इस वायर के साथ क्या एंगल बना रही है? 40 डिग्री बना रही है। ठीक है, कि मान लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड ना कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर, कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। अच्छा, ये जो वायर के साथ एंगल बना रही है ना, वो हमारे पास किस तरह है? ठीक है, लेंथ ऑफ वायर के साथ जो एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो हमारे पास है 40 डिग्री। वो कितना है? 40 डिग्री है। तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब आपको पता है कि जाहिर है अगर वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हमने दी हुई है 0.30 टेस्ला। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं तो इस वायर के ऊपर फोर्स लगेगी और ये मूव करेगी। ठीक है, और वो जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये मूव कर रही है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब फोर्स और करंट कैरिंग इंडक्टर में एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन एल्फा। ठीक है, तो हम ये वाला इसमें फार्मूला यूज करके हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे फाइंड करते हैं। और अल्फा क्या है? अल्फा जो है वो एंगल है किसके दरमियान? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। सही है। उसके बाद सिर्फ आप इसमें वैल्यूज पुट करिए। अच्छा, कोई वेक्टर वगैरह नहीं डालेंगे इसके ऊपर क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू आई कितना है हमारे पास? वो तो 10 एम्पियर है। उसके बाद L कितना है? वो तो 0.2 है। 0.2 है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? B हमारे पास कितना है? वो तो 0.30 टेस्ला है। ठीक है, और यहां पर क्या है? साइन 40 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, मैंने एग्जांपल्स में साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन ये कैलकुलेशन इजी सी है। जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर निकल आएगा। तो हम इस पे टाइम अपना जाया नहीं करते। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 0.39 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आएगा? 0.39 न्यूटन। सही है। क्यों? साइन 40 का करो, उसका जो आंसर आएगा उसको 0.30 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0.22 से 0.9। तो इन चार वैल्यूज को वापस में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 0.39 न्यूटन आएगा। सही है, और यही हमसे पूछा गया था। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 14 की। The magnetic field in a certain region is given by B is equal to 4I minus 18 K Weber per meter square. How much flux passes through a 5 centimeter square area loop in this region if the loop lies flat in the XY plane? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास एक लूप है। ठीक है, जो कि किस में पड़ा हुआ है? जो कि XY प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि लूप क्या होता है, कि अगर ये एक कॉपर की वायर है ना, तो अगर आप उसको ऐसे घुमा के ऐसे एक टर्न दे के सर्कुलर शेप में ले आओ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। इसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्न होता है कॉपर वायर का। जैसे एक उंगली पे पहनने वाला छल्ला नहीं होता, वो भी क्या है? लूप है। तो एक कॉपर वायर का ऐसे टर्न सा लगाओ, तो एक सर्कुलर फॉर्म उसको दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लूप है। अच्छा, वो किधर पड़ा हुआ है? वो XY प्लेन में पड़ा हुआ है। अब XY प्लेन क्या है? ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें X एक्सिस है, Y एक्सिस है और Z एक्सिस है। X एक्सिस जो है वो इस तरफ है, Y एक्सिस इस तरफ है, और ये जो Z एक्सिस है ना, ये आपके फेस की तरफ आ रहा है। ये याद रखना है, ये किधर आ रहा है? आपके फेस की तरफ आ रहा है।
तो ये बनाने में इस तरफ आपको लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में किधर है, आपके फेस की तरफ है। तो एक्स वाई और जी तीनों में 90 का एंगल होता है। अच्छा, लूप किधर पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो लूप हमारे पास किधर है, वो हमारे पास कुछ इधर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लूप है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसी पास कर रही है, इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू 4i माइनस 18k। अब देखो माइनस 18k का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इसके हम यूनिट वेक्टर्स लिखें, यूनिट वेक्टर लिखें, तो यहां पर क्या आता है, i आता है, ठीक है। यहां पर क्या आता है, j आता है, सही है। यूनिट वेक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि एक्स एक्सिस में i होता है, वाई एक्सिस में j होता है, और z एक्सिस में क्या होता है, ये हमारे पास k होता है। तो k किधर है, आपकी तरफ है। और अगर z एक्सिस आपकी तरफ है तो माइनस z किधर होगा, डाउनवर्ड। तो माइनस k भी किधर होगा, डाउनवर्ड। जैसे हमारे पास प्लस z और प्लस k जो यूनिट वेक्टर है वो ऊपर है ना, तो माइनस z एक्सिस किधर होगा, डाउनवर्ड। इसका मतलब है माइनस k यूनिट वेक्टर किधर होगा, डाउनवर्ड। और ये i है, 4i है, ये किधर है, ये x एक्सिस में। इसका मतलब है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो ऐसे डाउनवर्ड है, ऐसे थोड़ी सी तिरछी सी करके ना, ऐसे किधर है, डाउनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है। तो वो भी चीज़ याद रखनी है, सही है। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ नहीं कर रहा, या किसी ने ऐसे बना के मैं इसको बस बता ही दूँ कि ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ऐसे डाउनवर्ड है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। 4i माइनस 18k, ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या कहता है, देखो अगर हमारे पास इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास कर रही है इस लूप के अंदर से, इसका मतलब है इस लूप के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाउ मच फ्लक्स पासेस थ्रू अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप इन दिस रीजन, कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है इस लूप के अंदर से, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये आपने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, जो कितना है, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम इसका डाटा देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 4i माइनस 18k, ओके हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। डेल्टा ए जो है, एरिया जो है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो जब हम इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो कैसे होता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो जब मीटर स्क्वायर में आप इसको करेंगे तो आप करेंगे डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर करेंगे, जो कि कितना होता है, 10 टू रेज पावर 4 होता है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 10 टू रेज पावर 4। और ये जब 10 टू रेज पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10 टू रेज पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तो आ गया। अब इसमें ना माइनस के यूनिट वेक्टर की क्या कहानी है, ये बस आखिरी कहानी है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो सिर्फ 1-2 मिनट में भी हो जाता है। तो 5 इंटू 10 टू से -4 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है। ये क्या है, एरिया वेक्टर है। तो 5 इंटू 10 टू से -4 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। माइनस के यूनिट वेक्टर क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास लूप है ना, ये मेरे पास लूप है एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो आप इसका जो हमारे पास एरिया वेक्टर है वैसे अपवर्ड भी ले सकते हो, ऐसे डाउनवर्ड भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास शर्त क्या है कि सरफेस एरिया के साथ 90 का एंगल बनना चाहिए। अगर एरिया वेक्टर आप लूप ऐसे अपवर्ड ले रहे हो तो भी 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे इधर डाउनवर्ड ले रहे हो तो भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है इस सरफेस एरिया के साथ। डन हो गया। अच्छा, सरफेस एरिया जब 90 डिग्री बन रहा है तो देखिए मैंने क्या कहा है, एरिया वेक्टर आपने किधर लेना है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लेंगे तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आएगा एरिया वेक्टर का, वो क्या आएगा, वो माइनस के आएगा, क्योंकि प्लस जेड ऊपर है, माइनस जेड नीचे है। तो माइनस जेड की डायरेक्शन क्या है, माइनस के। तो आप इस वजह से यहां पर लिख रहे हो माइनस के यूनिट वेक्टर। डन हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर है, डाउनवर्ड है। माइनस जेड एक्सिस भी किधर है, डाउनवर्ड है। तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा क्या, वो क्या होगा, माइनस के यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि अपवर्ड क्या है, प्लस के है। तो ये चीज़ें ना आपने याद रखनी है। और फाई जो आपका है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपने वो क्या करना है, फाइंड करना है। मैं इसको बी से शो कर रहा हूँ, ठीक है, फाई बी से। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इज इक्वल टू बी हमारे पास कितना है, 4i माइनस 18k, ठीक है जी।
और डॉट डेल्टा ए कितना है, वो तो है 5 इंटू 10 टू रेज पावर -4 है, और साथ में हमारे पास क्या आएगा माइनस के यूनिट वेक्टर। डन हो गया। तो ये हमारे पास ना एक आ रहा है, मैं इसको अब दूसरे को रेस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं रही, या इतना ना मैं इसमें रहने देता हूँ। सही है, इतना मैं इसमें चलो रहने देता हूँ, डायग्राम भी साथ में खूबसूरत थोड़ी लगती है ना। तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 4i को पहले सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर 18k को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, i है, यहाँ पर क्या है, k है। तो i डॉट k हमारे पास कितना होता है, i और k में जाहिर सी बात है एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। i और k कर लें, i और माइनस के कर लें, तो i और k में एंगल 90 डिग्री होता है। और i के जैसे b डॉट डेल्टा है ना, तो b ये cos थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह अगर 90 डिग्री हो तो cos 90 कितना होता है, 0 आता है। तो i को जब k से आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है 4i को तो भाई भूल ही जाओ, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे अपनी जिंदगी से इसको निकाल दो। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको फिर 18 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारी वैल्यू से। जब 18 को करेंगे तो 18 5 का क्या होता है, 90 होता है। तो आप और k डॉट k कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आप कर दो, एक ये माइनस है एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आपके पास कितना आ जाएगा, 90 इंटू 10 टू रेज पावर -4 वेबर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपके पास कितना ही है, यूनिट आपके पास क्या है, वो है वेबर है। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया कि 90 इंटू 10 टू रेज पावर -4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 18 5 90 होता है, इंटू 10 टू -4, उसी तरह k डॉट k 1 होता है, तो वेबर। तो यहाँ पर देखो मैंने कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इस वजह से यही हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 14 की। अ सोलेनाइड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि एक हमारे पास क्या है, सोलेनाइड है, और उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, लेंथ है उसकी 15 सेंटीमीटर। सही है, 300 टर्न, और उसके टर्न कितने हैं, 300 है, और अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट, कि हमारे पास जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 5 एम्पेयर है। ओके हो गया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। अब जाहिर सी बात है, सोलेनाइड में से जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, उस मैग्नेटिक फील्ड का आपने मैग्नीट्यूड बताना है। और उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब यहां पे देखिए कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। देखो लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई थी, 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है मीटर में करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट करंट कितना दिया है, 5 एम्पेयर, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 300, मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है, और म्यू नॉट परमिएबिलिटी कांस्टेंट, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और वो कितनी है, 4 पाई इंटू 10 टू रेज पावर -7 वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, या पर एम्पेयर पर मीटर कर लें, ठीक है, एक ही बात है। तो सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, लेकिन ये स्मॉल एन की वैल्यू नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल एन होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न वो कितना है, 300, लेंथ कितनी है, 0.15, तो ये हमारे पास जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 2000 टर्न्स पर मीटर, कि हमारे पास अगर 1 मीटर उसकी लेंथ है तो कितने आएंगे उसमें, 2000 टर्न्स आएंगे, तो 2000 टर्न्स पर मीटर हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू। तो मैं ना इसको यहां पर लिख रहा हूं कि n इज इक्वल टू 2000 टर्न्स पर मीटर। ओके हो गया। तो यहां से मैं इसको रेज कर रहा हूं कि n की, ये स्मॉल n की वैल्यू निकाल लिया ना, आई की पहले, या म्यू नॉट की हमने वो ज़ाहिर इस कांस्टेंट है वो हमें पहले ही पता होती है, तो बस इसमें पुट कर दिया और आंसर निकाल लेना है। हलवा एग्जांपल्स है भाई। तो कैसे पुट करेंगे, म्यू नॉट कितना है, 4 पाई इंटू 10 टू रेज पावर -7, n आपके पास कितना है, 2000 है ना, तो 2000 को आप लिख लो 2 इंटू 10 टू रेज पावर 3 आप लिख लोगे, ठीक है, 2 इंटू 10 टू रेज पावर 3, और
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आई हमारे पास कितना है, वो तो है 5 एम्पेयर। ओके हो गया, तो सारी वैल्यूज पुट कर लिया, बस इनको सॉल्व करना है। तो जो 10 की पावर्स है ना वो सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -7 और +3। ठीक है, तो 10 की पावर्स को ना हमने सेपरेट सॉल्व कर लिया बस। और ये 5 2 क्या होता है, ये तो 10 होता है। तो यहाँ पे मैं इसको 5 2 10 कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज, 10 की पावर कितनी है, +1 है। तो आप यहाँ पे इधर +1 लिख के यहाँ से 10 को भी खत्म कर दें। होप से कि सारी कैलकुलेशन आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करें, सारी समझ आ जाएगी। सही है, तो हमने ना इसको कैलकुलेट, यहाँ पे 5 2 10 था ना, तो 10 को हमने 10 टू 1 होता है तो +1 हमने इधर ऐड कर दिया। तो 4 इंटू 3.14 ये हमारे पास कितना है, हम इसको कैलकुलेटर से हम इसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4 इंटू 3.14 ये होता है 12.56। ये कितना होता है, 12.56 इंटू 10 टू -7 है। और यहाँ पर क्या है 3 और ये हमारे पास क्या है +1 4। तो -7 +4 हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास आता है 10 टू रेज पावर -3 आता है। ठीक है, आता है 10 टू रेज पावर -3 आता है। और यहाँ पर आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, अगर मैं पॉइंट को इधर ट्रेवल कराऊं एक हिस्सा सिर्फ, तो ये बनेगा 1.256 इंटू 10 टू रेज पावर -2 बन जाएगा। मैंने क्या किया, पॉइंट को एक ही साइड ट्रेवल करा दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 हो जाएगा, -3 +1, तो -3 +1 -2 हो जाएगा। तो 1.256 इंटू 10 टू रेज पावर -2 और यूनिट क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आएगी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट 1.256, अब 256 को उसने 3 लिखा हुआ आपकी एग्जांपल में। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसको 3 लिख लिया है। तो आपकी जो एग्जांपल जो बुक पे उसको जो आंसर आया हुआ है वो कितना है, 1.3 इंटू 10 टू रेज पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो हम कब से फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर प्रोड्यूस होगी, जिसकी लेंथ कितनी है, वो हमारे पास 0.15 मीटर है। नंबर ऑफ टर्न उसमें कितने 300 है, तो उसमें इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4 चैप्टर नंबर 14 की। तो देखते हैं ये हमसे क्या इरशाद फरमाती है, फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ रेट ऑफ 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.20 × 10⁻³ टेस्ला। आपको पता है कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो और इसमें कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल आए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन आए चाहे प्रोटॉन आए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए, तो वो जब भी इस फील्ड के अंदर आएगा तो वो क्या करना शुरू हो जाएगा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू हो जाएगा। सही है, तो ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं टॉपिक्स के अंदर। तो ये जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके घूमेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस ऑर्बिट का आपने रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका रेडियस फाइंड करने का फार्मूला भी हम पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसमें हम एक रेडियस का फार्मूला डिराइव किया था और वो क्या था, mv/EB, mv/EB। अब देखें वेलोसिटी तो उसकी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर लग रही है वो भी उसने दी है। ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होकर सर्कल में मूव करता है वो भी दिया हुआ है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। ये आपने जुबानी याद करना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये भी आपने जुबानी याद करना है क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यूज हैं। और आर आपने फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करो, कहानी खत्म करो। मैस हमारे पास क्या है 9.1 × 10⁻⁻31। वी हमारे पास क्या है 2 × 10⁻⁷ और ई हमारे पास क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 और बी हमारे पास क्या है 1.20 × 10⁻³ टेस्ला है। ठीक है, अब आपने यहां पर ये करना है कि देखो सारी जो 10 की पावर्स है ना उसको सेपरेट कर दो, सारी 10 की पावर्स को सेपरेट कर दो तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। तो यहां पर आप लिखोगे 9.1
और यहाँ पर आप लिखोगे 2, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1.6 और यहाँ पर आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 की पावर यहाँ पर कितनी है -31, ओके हो गया। यहाँ पर कितनी है 7, तो +7, -19 ऊपर आके क्या हो जाएगा +19, -3 ऊपर आके क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 10 की पावर्स को ना हम सेपरेट सारी ले आए हैं। टोटल 4 आ रही थी ना, -31, 7, -19, -3, तो सेपरेट हम ले आए हैं। अच्छा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो चीज देखते हैं कि 19 + 3 हमारे पास कितना होता है। 19 + 3 होता है 22, 22 + 7 कितना होता है, ये होता है 29। तो -31 + 29 कितना होता है, तो ये तो -2 होता है। तो सारे की जगह हम लिख लेते हैं -2, हो गया ना आसान। तो -2। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना आता है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 9.1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 18.2। हम इसको ना इधर लिख रहे हैं 18.2 डिवाइडेड बाय 18.2 और 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आ जाएगा 1.92 इंटू 10 टू रेज पावर -2। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 18.2 डिवाइडेड बाय 1.92, तो ये आ जाएगा 9.47। ये आ जाएगा 9.47 इंटू 10 टू रेज पावर -2 मीटर में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। भाई बिल्कुल करेक्ट है, ये 9.47 इंटू 10 टू -2 मीटर ओके होगा। ठीक है, यानी 9.4, उसने 9.43 दिया हुआ है, तो 9.43 या 9.47 एक ही चीज होते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज सोचने वाली है, यहाँ पर कोशिश करनी है कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर इसका आंसर निकाल के पहले आप लिख लें, फिर इसका अलग से आंसर निकालें, फिर इसका लिखें और फिर इसको डिवाइड करें। अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो इस तरह से होगा 9.1 इंटू 2, वो आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 करेंगे और फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लाई 1/2 कई दफा इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 1.2 हो जाता है। सही है। तो कैलकुलेटर में ना अक्सर ये वाले इस तरह के इशू आ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि ये जो पहली ऊपर वाली वैल्यू है इसका सेपरेट आंसर निकले, नीचे वाली का सेपरेट आंसर निकले, फिर इसको डिवाइड करें, फिर आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो ये थी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 की। तो देखते हैं कि ये हमें क्या इरशाद फरमाती है। अल्फा पार्टिकल्स रेंजिंग इन स्पीड फ्रॉम 1000 मीटर पर सेकेंड टू 2000 मीटर पर सेकेंड enter into a velocity selector where the electric intensity is 300 volt per meter and the magnetic induction is 0.20 Tesla. Which particle will move undeviated through the field? अब वो कह ये रहा है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्टेन रीजन है जहां पर हमने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई की हुई है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई की हुई है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमने अप्लाई की हुई है। सही है कि मान लो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे डाउनवर्ड है, ऐसे इस डायरेक्शन में है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से है। तो एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हुई हुई है, और उसमें से हमारे पास ना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, आपको पता है उनके ऊपर क्या होता है, +2 चार्ज होता है। सही है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, तो +2 इनके पास ऊपर चार्ज होता है। ये सारे हमने जो है ना इस वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर से गुजारने हैं, तो इसी को हम वेलोसिटी सिलेक्टर कह रहे हैं ना, इसके अंदर से हमने गुजारने हैं। अब कुछ जो अल्फा पार्टिकल होंगे ना वो डेविएट हो जाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी होंगे कि जो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट इसमें से निकल जाएंगे बगैर डेविएट हुए, बगैर इधर उधर घूमे, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रेट बिल्कुल गुजर जाएंगे। वो हमारे पास किस वेलोसिटी के होंगे, उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। सही है। तो यहां पर देखें कि अल्फा पार्टिकल्स ये क्या है, 1000 मीटर पर सेकेंड टू 2000 मीटर पर सेकेंड, कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं इनकी जो हमारे पास स्पीड की रेंज है वो कितनी है, वो 1000 से 2000 मीटर पर सेकेंड है।
कि कोई अल्फा पार्टिकल जो है उसकी स्पीड मान लो 1200 है, किसी की 1300 है, किसी की 1400 है, किसी की 1500 है, किसी की 1600, मतलब डिफरेंट रेंजेस के हैं। 1000 से 2000 के दरमियान है जितनी वैल्यूज आ रहे हैं, तो डिफरेंट रेंजेस के अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से गुजर रहे हैं। कौन सी वेलोसिटी के, कौन सी ऐसी स्पीड के अल्फा पार्टिकल होंगे जो स्ट्रेट गुजर जाएंगे अनडेविएटेड, वो हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि वो वाले अल्फा पार्टिकल होंगे जो स्ट्रेट गुजर जाएंगे कि जिन पे जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ना, उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। सही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट फिर कैंसिल करेंगी, तो फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट गुजर सकेंगे। सही है, तो जो जिन पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, जिस वेलोसिटी पे, वो वाले जस्ट स्ट्रेट गुजरेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये तो होता है क्यू ई, और ये हमारे पास क्या होता है क्यू वी और बी हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहां से देखो तो क्यू से काट जाता है, ये हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू वी बी, और V इज इक्वल टू, अगर ना इसको मैं कैपिटल E से शो करूं, इसको भी कैपिटल E से, तो V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B। हम ये वाला इसमें फार्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू E बाय B। तो देखते हैं कौन से अल्फा पार्टिकल हैं कि जो अनडेविएटेड इनमें से गुजर जाएंगे, मतलब बगैर मुड़े। तो वो डिपेंड करता है उनकी स्पीड कितनी है। तो V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B। अच्छा, E यहाँ पर कितना है, 300 डाटा मैंने लिखा है, 300 न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर का लिए न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट है। 300 डिवाइडेड बाय 0.20 टेस्ला। तो वेलोसिटी या स्पीड आप कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड स्पीड ही कहलाता है वेलोसिटी का। तो स्पीड उनकी कितनी होगी, 300 डिवाइडेड बाय 0.20, ये आता है 1500 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं जिनकी स्पीड 1000 से 2000 के दरमियान में है। उनमें से जिनकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड है, वो क्या करेंगे, अनडेविएटेड बिल्कुल स्ट्रेट गुजर जाएंगे। मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ेंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, बल्कि दोनों में से गुजर के स्ट्रेट निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन पे दोनों फोर्सेस इक्वल लग रही हैं और एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही हैं। तो इस वजह से इतनी स्पीड के पार्टिकल सीधे गुजर जाएंगे अनडेविएटेड। तो ये थी हमारी एग्जांपल नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर नंबर 14 की, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है। देखते हैं वो हमसे क्या इरशाद फरमा रही है। व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, यानी कि आपने फाइंड क्या करनी है, शंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना है अक्रॉस अ गैल्वानोमीटर ऑफ 50 ओहम रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 50 ओहम, which gives full scale deflection with 2 मिली एम्पेयर और 2 मिली एम्पेयर करंट। और गैल्वानोमीटर का जो करंट है, मतलब जिसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, वो कितना है, 2 मिली एम्पेयर, यानी कि 2 इंटू 10 टू रेस पावर -3 एम्पेयर, सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू एन एम मीटर ऑफ रेंज 10 एम्पेयर। अब इससे हमने जो एम मीटर बनाना है ना, उसकी रेंज होनी चाहिए 10 एम्पेयर। तो बताओ हम शंट रेजिस्टेंस कितनी लगाएंगे। अब हम इसको सम अप करते हैं। देखो, गैल्वानोमीटर को जो है ना, वो एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, तो वो एम मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब शंट रेजिस्टेंस जो आपने पैरेलल में लगानी है, वो इतनी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से जो एम मीटर बने वो हमारे पास 10 एम्पेयर तक करंट को मेजर कर सके। और जो गैल्वानोमीटर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए उसको गैल्वानोमीटर को एम मीटर में, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 50 ओम है, और उसमें से जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आती है वो 2 मिली एम्पेयर पे आती है। तो हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कि कितनी मैं इस पे शंट रेजिस्टेंस लगाऊं कि जो हमारे पास एम मीटर बने उसकी रेंज कितनी हो, वो 10 एम्पेयर तक हो, मतलब यहां तक करंट वो मेजर कर सकता हो। तो अगर ये टॉपिक में काफी डिटेल से वैसे चीजें बता के आ चुका था, यहां से दोबारा से उसको रिपीट कर दी है। तो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, आई जी ओवर आई माइनस आई जी और आर जी। आई जी गैल्वानोमीटर करंट, आर जी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस, और आई क्या है, एम मीटर का करंट, जिसके मतलब जितने में हमने उसको फॉर्म करना है, जितना हमने उसको बनाना है, तो वो करंट रेंज की 10 एम्पेयर। अब हम इसमें ना जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो आर एस इज इक्वल टू आई जी कितना है, 2 इंटू 10 टू रेस पावर -3 डिवाइडेड बाय आई कितना है, वो तो 10 है, माइनस आई जी कितना है, वो तो है हमारे पास 2 इंटू 10 टू रेस पावर -3
और आर जी कितना है, आर जी कितना है, आर जी कितना है, आर जी है 50 ओहम, 50 ओहम। ओके हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आर एस इज इक्वल टू 52 जार क्या होता है 100, तो 100 इंटू 10 टू रेस पावर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 इंटू 10 टू रेस, यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 इंटू 10 टू रेस पावर -3, क्योंकि 52 जार 100 होता है, तो 100 को मैं 10 टू रेस पावर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 10 टू रेस पावर 2। अब यहाँ पे देखो ये 10 टू रेस पावर 2 है, ये 10 टू रेस पावर -3 है, तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 टू रेस पावर -1। तो मैं ना इस सारे की जगह लिखने वाला हूं 10 टू रेस पावर -1, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.1। अब हो सके ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, सही है। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, या 100 को 10 टू रेस पावर 2 लिख सकते हैं, तो 10 टू रेस पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेस पावर -3, ये होता है 10 टू रेस पावर -1, और 10 टू रेस पावर -1 को हम 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 माइनस 2 इंटू 10 टू रेस पावर -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 9.998 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा 9.998 आ जाएगा। अब याद रखिए कि यहाँ पर जो है ना, अगर यहाँ पे प्लस या माइनस दरमियान में हो तो फिर नहीं हम कर सकते कि 10 की पावर्स को हम जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट उसमें से कर दे। मतलब जैसे यहाँ पे ये 10 है, ये 10 टू -3 है, तो मैं इसको कहूँ 10 टू -3 प्लस 1 कर दूं। ठीक है, क्योंकि ये 10 टू 1 है, ये 10 टू -3 है, तो -3 प्लस 1 कर दूं इकट्ठा करके। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, दरमियान में माइनस का साइन है, यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है, तो वो कितना आएगा 9.998। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आता है 0.01, ये कितना आता है 0.01, और जाहिर सी बात हम शंट रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो ये आएगा 0.01 ओहम, तो ये आएगी शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस कितनी आती है 0.01 ओहम। तो हमारे पास अगर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओम हो, उस पे आई जी जो है गैल्वानोमीटर करंट 2 इंटू 10 टू -3 एम्पियर हो, और इसके साथ इस गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में अगर हम 0.01 ओहम की शंट रेजिस्टेंस लगा दे, तो ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो एमीटर की जो रेंज होगी, ठीक है, करंट को मेजर करने की, वो कितनी होगी, वो 10 एम्पियर तक होगी। सही है, और यही हमने शंट रेजिस्टेंस क्या है फाइंड करनी थी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 6, और इस वीडियो में हमने सारी चैप्टर नंबर 14 की एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। होप्स हो कि ये सारी आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।